हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी का पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे अपन। इस पे मैं पूरा रूल भी एक्सप्लेन करूँगा, क्या सोच सकते थे एग्ज़ाम के टाइम पे अपन, क्या उसके ऊपर भी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। जो ऑप्शन आया है उसके डिटेल को भी हम स्टडी करेंगे, जो ऑप्शन में ज़रूरी है उसके ऊपर। सबसे पहले ये जो लाइट ग्रीन कलर से है वो उसका उस क्वेश्चन का कौन से सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर है। ये एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जिसमें बोल रहा है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच टू द शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ठीक है, इसके ऊपर ऑप्शन है सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि सिग्निफिकेंस पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है, अच्छी बात क्या क्या हो सकती है। तो ये अगर लॉ कॉस्ट लो है तो वो एक अच्छी बात होगी, तो ये इसका है, तो 1 हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखें, ड्रिप इरीगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस। तो यस, ये भी सही बात है, वेरी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव है। फिर थर्ड ऑप्शन है देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। बोल रहा कि कोई एप्लीकेशन नहीं होगा केमिकल इन या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका। नहीं भाई, सिर्फ जो नेचुरल होता है ना, नेचुरल फार्मिंग, उसमें केमिकल यूज़ नहीं होता। ऑर्गेनिक तक में जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ होता है, याद रखना। तो ये जैसे ही कहता है थर्ड वाला ऑप्शन, ये काटे ये काटे ये काटे, इसका आंसर ये आ गया। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज़ मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक तरीके के सिग्निफिकेंस है। तो इसके ऊपर अभी अपने को कोई डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है नहीं, इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब वापस पूछने वाला नहीं है यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट का है। इफ़ अ वेटलैंड ऑफ द इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अगर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लाया जाएगा तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कोई वेटलैंड है तो पहला ऑप्शन बोलता है चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एक तो यहाँ पे वेटलैंड भी आ गया है और उसके ऊपर ही बात कर रहा है कि उसका अगर कुछ कैरेक्टर चेंज हो रहा है या फिर अभी होने वाला है फ्यूचर में, तो उसको लाते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। अगर बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए देखें अपन, तो जो कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनेक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विथ इन 5 किलोमीटर। सबसे पहली बात, कोई भी जो ऐसे इंटरनेशनल ये होते हैं ना रिकॉर्ड वगैरह, वो कोई भी लॉ वॉ बनाने नहीं बोलते। सबसे पहली बात ये काट दो। और दूसरी बात, यहाँ पे रूल के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में तो बात कर रहे हैं रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा ऑप्शन में भी थोड़ा कुछ भी बात कर रहा है, पहले मतलब बात ठीक है, पॉजिटिव सेंस में बोलता है कि द सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन ऑफ द certain communities living in the its vicinity and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed। ठीक है, नहीं डिस्ट्रॉय होना चाहिए ये सब, लेकिन लिख के क्या करेगा ना वहाँ पे वेटलैंड के बारे में, ये सब क्यों रिकॉर्ड में लिखेंगे। कोई नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वो तो सही बात है, वो तो सबको पता है, तो ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में बोला है इट इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नहीं, वो यूनेस्को देता है ना जी, वो ये थोड़ी देगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तो ये 10 डिग्री चैनल के ऊपर क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने मैप लगा रखा है यहाँ पे। तो अगर देखते हैं जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान एंड निकोबार के बीच में, ये 10 डिग्री चैनल है। और यहाँ पे 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय के बीच में है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव्स के ऊपर बीच में है। और देखते हैं इक्वेटर जो कट करते हुए जाता है सुमात्रा जावा, जो इंडोनेशिया के सब पार्ट हैं, तो सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है। तो अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हुए देख लेते हैं। ऑप्शन में जो पूछा है 10 डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार इसके आंसर है। अगेन निकोबार एंड सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल है, तो एस से सुमात्रा, एस से 6 भी होता है, ऐसे याद रख सकते हो। मालदीव्स एंड लक्षद्वीप अगर देखें तो 8 डिग्री चैनल होगा। और सुमात्रा और जावा अगेन एस फॉर सुंडा और एस फॉर सुमात्रा। तो जब सुमात्रा एंड जावा पूछा तो सुंडा भी हो सकता है और 6 डिग्री चैनल भी हो सकता है। ऐसे इसको याद कर सकते हो, एक तरीका बस है, थोड़ा सा ईजी हो जाए उससे, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, अगेन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसमें नन करके आ जाने का, क्योंकि ये एक तो एक बहुत रैंडम सा क्वेश्चन है और इतना डिटेल में कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है वो किसको कैसे याद रहेगा यार, मतलब बहुत टफ है टू रिमेंबर दिस। तो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है वो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है या नहीं आता, बताओ। नहीं आता। अब मैं उसके ऊपर रिसर्च करके भी तुम लोग को नहीं दूंगा, ना ही तुमको रिसर्च करने की ज़रूरत है इसके ऊपर कि कौन से प्रोग्राम किसके अंदर आता है, क्योंकि वो 2014 की बात है, तो छोड़ो उसको, इतना डिटेल में नहीं जाना अभी फालतू क्वेश्चन में। अब डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब सारे के सारे गलत हैं, तो और हमेशा मिनिस्ट्री गलत होती है, ऐसा ये ध्यान रखना। और ये मैप इसमें है, पढ़ लेना इससे, या फिर खुद के मैप होगा तो उससे भी पढ़ सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, अगेन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बोला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऊपर। तो पहले ऑप्शन में बोला है कि ये एक तरीके से ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अगेन मिनिस्ट्री बोला है, मिनिस्ट्री गलत। पहला ऑप्शन काटे, 1 एंड 3, 1 2 3 दिया है उसको भी काटे, और बचा क्या, 2 एंड 3। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट स्ट्राइव टू कंजर्व नेचुरल थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी सोसाइटी बना है तो वो अच्छा काम करने के लिए बनेंगे ना, टेररिज्म फैलाने के लिए तो ग्रुप नहीं बनाएंगे। मतलब बना भी सकते हैं पाकिस्तान जैसे लोग, लेकिन अब ठीक है क्या बोलें। तो ये पॉजिटिव है, और टॉपिक में जो बोला है उसके साथ भी मैच कर रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है, इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट्स नेचुरल ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। अब ये भी सही बात है, ये भी पॉजिटिव है जी, दोनों पॉजिटिव आ गया। 2 एंड 3 को मार दो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों क्यों इसको मना कैसे कर सकता हूँ ना, ट्रायल करवाने के लिए, कैंप्स लगवाने के लिए, कभी जनरल पब्लिक के लिए, कभी उसका मन किया तो वो करवा दिया अचानक से 1-2 साल में, तो कर सकता है ऐसा, कोई इसको मना करने वाली बात तो है नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। अगर नहीं पता ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पढ़ते हैं, और इसको अगर तुम शंकर IAS के बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें दिया हुआ है, मैंने भी पढ़ रखा था इसको, ठीक है। और एग्ज़ाम में सही भी होता है ये क्वेश्चन। मैंने 2014 का नहीं दिया था, बट ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन पढ़ते हैं, इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो यही इसका सही आंसर है कि इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म। ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा फेमस है। दूसरा ऑप्शन पढ़ें तो इट अंडरटेक्स द साइंटिफिक रिसर्च ऑन द इन्वायरमेंटल इशू एट अ ग्लोबल लेवल। फिर थर्ड ऑप्शन बोलता है, इट इज़ एन एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड फंड टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विथ स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट। नहीं जी, ये OECD से तो है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई रिलेशन था ही नहीं, ये तो डायरेक्ट सबको पता ही था, इसको काट दो डायरेक्ट। ये तो ऑयल वगैरह से काम करते हैं, या फिर शायद जो वर्ल्ड के बहुत बेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं ना, उन लोग इसके अंदर आते हैं, तो ये तो गलत आंसर है। अब तो बोथ A एंड B ये होता नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत, इसको भी हमेशा काटना। अब बचा क्या, A और B। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, फैसिलिटी पहली बात फाइनेंस से रिलेटेड बात करेगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली हम हमेशा पढ़ते रहते हैं कि US हमको $200 मिलियन देगा, जो साउथ कॉपरेशन चलता है वर्सेस वेस्ट से जो लड़ाई हो रही है इन्वायरमेंट के लिए, ये सब न्यूज़ में आते रहता है, राइट। तो हमको इतना ही देखना था कि ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है और कुछ नहीं, ये कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह नहीं देता, ये सही हो सकता था, ये इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। ये 2014 में आया पहले, जो अभी कर रहे हैं अभी, मतलब इस पे आया, इससे कोरिलेट करके सेम क्वेश्चन 2015 में फिर आया। तो इसको 2015 वाला जब हम एनालिसिस करेंगे उस पर देख लेना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज़ फॉर सोलार पावर प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो टेक्नोलॉजीज़ है उससे रिलेट करके पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बोलता है कि फोटोवोल्टिक इज टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वेंशन। जो फोटोवोल्टेइक जो होता है टेक्नोलॉजी, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कन्वर्सन से। और जो इसमें क्या होता है कि लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, जबकि जो सोलार थर्मल है वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है जो यूटिलाइज़ करता है सन के रेस को जनरेट करने के लिए हीट, जो बाद में और यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस के लिए। तो ये सोलार थर्मल तो सेकंड वाला,
जो ऑप्शन है वो तो पढ़ के समझ में आ रहा कि सोलार थर्मल यूज़ करता है सन के रेस को, ये तो समझ में आ रहा, पहले का पता नहीं है। लेकिन जब ये दो चीज़ को जब भी वो बोले ना, दो चीज़ को कंपेयर करे, तो एक तरीके से अगर अपने को ये पता है ये सही है तो ये भी सही मान लो, क्योंकि ये इंटरचेंज नहीं कर रहे यहाँ पे। जैसे कि सेकंड ऑप्शन पढ़ना, जो फोटोवोल्टेइक्स जनरेट अल्टरनेटिंग करंट वाइल जो सोलार थर्मल जनरेट करता है डायरेक्ट करंट, नहीं ये ऑप्शन गलत है एक्चुअली, क्योंकि ये जो फोटोवोल्टेइक्स जनरेट करता है वो करता है डायरेक्ट करंट, और जो कि सोलर थर्मल जनरेट करता है वो अल्टरनेट करंट करता है। तो ये दोनों उल्टा हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब तो इसको अब गलत मानना। अब जैसे ही सेकंड गलत मारोगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और पहला वन ओनली सही होगा। नन वाले, ये नन तो नहीं है क्योंकि पहला अपने को पता है सही है, क्योंकि ये वाला सोलार थर्मल वाले का जो पॉइंट था अपने को ये तो समझ में आ गया था कि सन के रेस से जनरेट होता है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, एसी और डीसी में क्या होता है। जो एसी होता है ना, वो एक तरीके से अल्टरनेट करंट जो होता है लार्ज अप्लायंस में यूज़ होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह, और ये यूज़ करता है हाई पावर के लिए, जो जब लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह में ट्रांसफ़र करना रहता है। तो अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेरियस वोल्टेज में इस चीज़ को, ठीक है। और जो एसी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बैटरी यूज़ करता है ना, उस पे यूज़ होता है अल्टरनेटिव करंट, जिस पे बैटरीज लगे होते हैं ज़्यादातर, उस सब में एसी यूज़ होता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज़ है जो बाद में जो 2015 के एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। और हो सकता है अब 2026 में भी काम आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। आगे क्वेश्चन में आए तो ये 1 इसका सही आंसर होगा। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं, जो पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो या फिर उस टाइम पे न्यूज़ पे था। 2014 में एक्चुअली ओडिया को ना मिलने वाला था जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इसलिए उसको क्वेश्चन पूछा गया। बोल रहा क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, इसमें से कौन सा डिक्लेयर किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज, बताओ गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो 2 और 3 है, दैट इज़ कन्नड़ और तेलुगु, वो दोनों को किया गया था, और गुजराती इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो 2015 में ये ओडिया को मिलने वाला है, मतलब 2014 में मिलने वाला था ओडिया को, तो वो काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसलिए ये सेम क्वेश्चन अब देखना 2015 में फिर रिपीट होगा। अब फिर से देखते हैं क्वेश्चन 9 जो है उसके ऊपर, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, अब इसको पता ही होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई ट्रिक नहीं है सच। लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 ओनली और 1 2 3 को एलिमिनेट करके ये वाला जो ट्रिक है 3 का 2, या फिर 2 वाले 2 ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो इसमें से एक पे जाने का, दोनों में से एक, बी या सी में। और अगर सी पे जाते तो सही हो जाता। डंपा टाइगर रिजर्व, अगर नहीं पढ़े हो तो, अगर पढ़े हो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। डंपा टाइगर रिजर्व जो होता है वो मिज़ोरम में है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो त्रिपुरा में है, और सारामती पीक जो है नागालैंड में है, ठीक है। ये जो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो त्रिपुरा में है, ना कि सिक्किम में है। तो ये याद रखना, इसको याद कर लेना, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं, ऑप्शन रिपीट होते हैं। तो डंपा टाइगर रिजर्व मिज़ोरम में होता है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है त्रिपुरा में है, और सारामती जो है वो नागालैंड में है। अब आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, वेटलैंड इंटरनेशनल के ऊपर बात कर रहा है। ऐसा मैंने आज तक पढ़ा नहीं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वेटलैंड इंटरनेशनल करके। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत होता है। देखते हैं, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जी नहीं, ये अगर इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता तो मुझे पता होता, ये न्यूज़ में ही नहीं आया आज तक, तो मैं इसको काट दिया, ठीक है। पहला ऑप्शन काटा, तो ये कटा, और बोथ 1 और 2 भी कटा, ठीक है। पहला ऑप्शन कटा और ये बोथ 1 और 2। जो फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज़ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज़, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पॉजिटिव और बहुत मतलब सॉफ्ट स्टेटमेंट है ना, राइट। तो ये बी हो गया इसका सही। तो ऐसे करके इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर एलिमिनेट वर्क करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस आएंगे और हर ऑप्शन नहीं पता होगा एग्जाम में बैठे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IR से रिलेटेड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़। ब्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है, द फर्स्ट समिट ऑफ द ब्रिक वॉज हेल्ड इन द रियो दी जेनेरियो इन 2009। नहीं यार, ये तो 2025 अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ ना, तो उसमें भी ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन था। और ये पहला जो समिट हुआ था वो रसिया में हुआ था, ठीक है। और ये ब्रिक्स के ऊपर भी अच्छा खासे क्वेश्चन आने लगे हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो बोलता है, साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट टू
जॉइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। यस, उस टाइम पे तो जॉइन 2010 में किया था साउथ अफ्रीका। अब रिसेंटली बहुत सारे और भी कंट्रीज़ ऐड हो गए हैं। इसके बारे में अपन 2025 वाला जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब कर लेंगे। आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा 2 ओनली, 1 वाला गलत है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछता है, कंसिडर द फॉलोइंग डिसीज, डाइफ्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। एक्चुअली उस टाइम हुआ क्या था ना, जो यॉज था ना, यॉज, वो उसको रिमूव मतलब वो उसको एरिडिकेट कर दिया गया था इंडिया में। उसके बारे में, एरिडिकेशन ऑफ इंडिया में के बारे में क्वेश्चन था। तो 2014 से न्यूज़ में चल रहा होगा वो, तो 2015 में यॉस को हटाया गया था। तो इसमें भी पूछ रहा है कि किसको हटाया बताओ करके। तो डाइफेरिया और चिकन पॉक्स तो नहीं था, स्मॉल पॉक्स इसका आंसर था। तो ये 3 सही हो गया, तो इसलिए। और बाकी जो भी है, जैसे स्मॉल पॉक्स को 1977 में इरेडिकेट किया गया था, और ये जो यूनिवॉर्म है उसको 2000 में किया गया था, यॉस को 2015 में इरेडिकेट किया गया। ये सबको इरेडिकेट किया गया है, ठीक है। अब एक बात और भी देखने वाली है कि जैसे बहुत बार अपन देखे हैं ना, यहाँ पे 10th का भी बी हुआ, 11th का भी बी हुआ, 12th का भी बी हुआ। तो ये सब क्वेश्चन से डरने का नहीं, ऐसा होता है। और अगर लग रहा है कि बी है लगातार, बी 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 मतलब 6-7 क्वेश्चन में भी बी हो रहा है ऑप्शन, तो उसको मारने का वहाँ पे अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियर साइकिल्स, हाँ कर सकते हैं ना, थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस किया होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अगर कॉन्टिनेंट मूव किया होगा। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो जियोग्राफी पहले पढ़ लेना पहले, उसके बाद समझ में आएगा। जो कॉन्टिनेंट है वो मूव करके अगर इधर आया, ठीक है, और तो हो सकता है वहाँ पे जो पहले से जो लोग रह रहे थे, जो कॉन्टिनेंट में पहले से एनिमल थे, उन लोगों को कुछ तो इवॉल्व करने में हेल्प करेगा ना, या फिर उनका डेथ हो जाएगा, कुछ तो होगा, इन्फ्लुएंस तो करेगा, इतना तो पता है। या ग्लेशियल साइकिल हुआ, तो ये सब, ये तो एकदम बाप रूल है, इसमें तो ऑल मार के आना है ऐसे क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द गंगेस रिवर डॉल्फिन का डिक्लाइन का कारण पूछ रहा है। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे 1 2 एंड 2 3 1 3 4 1 2 3 4 ऐसे बोल रहा है। ऑप्शन क्या थे, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बैरेजेस ऑफ रिवर्स, ये सब करने से डॉल्फिन के पॉपुलेशन में कमी हो सकती है, पॉल्यूशन बढ़ गया तो उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ऑफ द क्रोकोडाइल इन द रिवर। नहीं नहीं जी, सबसे पहली बात, जो क्रोकोडाइल है उनका पॉपुलेशन खुद कम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, ये ह्यूमन बींग तो कर ही नहीं रहा है, तो ये इसको एलिमिनेट करना था और इसका आंसर आ जाता 1 3 4। बाकी भी पढ़ लेते हैं। ये एक तो ये पहला ऑप्शन तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा है गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, तो हाँ जी ये भी हो सकता है, इसके कारण भी पॉजिटिव है। ये भी ह्यूमन मेड एरर है, राइट। यहाँ पे नेचुरल चीज़ तो हो नहीं रहा है, ये भी ह्यूमन कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन, यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल इन क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर, तो ये भी सही बात है, ये भी ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है, ये भी कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो ये भी सही होगा। ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 5th क्वेश्चन देखें तो काफ़ी ईजी है, और रेडक्लिफ कमेटी के ऊपर पूछ रहा है क्यों अपॉइंट किया गया था। तो पहला ऑप्शन बोलता है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। अरे भाई, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है वो करता है ये काम, और इसका काम अभी भी यही है, तो रेडक्लिफ क्यों करेगा ये काम, राइट। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन बोलता है गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल। जी नहीं, ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गिव दिस इफेक्ट देता है, मतलब जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आया था वो इस चीज़ को इस बिल को राइट देता है, ना कि ये जो रेडक्लिफ लाइन है। रेडक्लिफ लाइन क्या किया था, डिलिमिट कर दिया था बाउंड्रीज़ को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये इसका सही आंसर है, और ये इजी था काफ़ी। और 4th ऑप्शन है इंक्वायर इनटू द राइट्स ऑफ द ईस्ट बंगाल। ये तो कुछ भी पता नहीं इसका आंसर क्या है मेरे को, ठीक है, इतना जो पता था इंपॉर्टेंट था वो बता दिया मैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं, जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम retardants are used in many household products like mattress and upholstery. Why is there some concern about their use? तो ये कुछ है ब्रोमिनेटेड फ्लेम और रिटार्डेंट्स जो होता है, जो हाउस होल्ड में यूज़ होता है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कंसर्न है उसके बारे में बात कर रहा। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट। ठीक बात है भाई, हाईली रेसिस्टेंट होते हैं, तो इसीलिए तो ये कंसर्न है ना। अगर रेसिस्टेंट नहीं होते, अगर ईजिली उसको हटा दिया जाता ही मतलब
वो रेसिस्टेंट नहीं होते, ईजिली उसको हटा दिया जाता, तो वो फिर क्या ही दिक्कत होता, वो कंसर्न होता ही नहीं ना। लेकिन रेसिस्टेंट होते हैं, बहुत हट नहीं पाते, इसलिए तो ये कंसर्न है। सेकंड ऑप्शन है दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन द ह्यूमन एंड एनिमल्स। हाँ जी, अगर आप पॉलीथीन को खा रहे हो तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, मान के चलो खा लिया अगर पॉलीथीन, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ह्यूमन बींग के अंदर, तो ये भी एक तरीके से कंसर्न है। तो वही है, ब्रोमिनेट वगैरह जो है ये सब फ्लेम, वो एक्चुअली एक्यूमुलेट भी होता है, और ये भी एक तरीके से कंसर्न वाली ही बात है। तो इसलिए भी बोथ 1 और 2 मार दिए, बाप रूल टाइप है ये भी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स, ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है यार ये, मतलब इसको अगर नहीं आ रहा है ना तो छोड़ देने का। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था और मैं छोड़ देता इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा ऑल 1, 2, 3। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो फिनोमिना है हाइबरनेशन का कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द अबव ऑफ द एनिमल्स। तो इसमें सिर्फ मेरे को बियर्स का पता था, बैट्स का नहीं पता था, और रोडेंट्स का भी नहीं पता था। रोडेंट्स एक्चुअली माउस होते हैं, इसको रोडेंट्स बोलते हैं। ये जो है ना इंसान, ये जो जानवर है, सॉरी इंसान नहीं, तो उसको अगर मैं काट भी देता कि बियर्स वाला पता है, तो भी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ पे बियर्स नहीं हो, तो वैसा वो नहीं हो रहा था। और हाइबरनेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व, सिर्फ इसको मैं एलिमिनेट कर सकता था। मेरे पास ये 3 बचे थे, इन 3 में तुक्का मारना रहता, तो मैं छोड़ के आता इस क्वेश्चन को। फिर 18 क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सब एकदम पता होना चाहिए कि मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं है जी, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये समझ सकते हो कि कमेटी वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें भी पूछता है। तो जो कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 22 मेंबर्स हैं, और ये कैग का एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहलाता है, ये भी याद रखना। फिर जो कमेटी ऑन एस्टिमेट है उसमें 30 होते हैं, 30 जो मेंबर होते हैं, और जो रोल है वो आफ्टर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बाद का वर्क होता है इन लोग का। और इसमें जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उसमें 24 मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, स्क्रूटिनाइज करता है बजट और एडवाइस देता है बजट के ऊपर, जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है वो, ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रहा कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये भी, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। तो एक्चुअली जो ये पैक है पब्लिक अकाउंट वाला और ये पब्लिक अंडरटेकिंग, ये दोनों ही कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो फोर्थ है कमेटी ऑन पेटिशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट कमेटी ऑन एस्टिमेट में सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन जियोग्राफी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड और एड्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो ये एक तो जियोग्राफी का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लास 5th का क्वेश्चन है इनफैक्ट, सही बताऊँ तो इसको गलत मत कर देना, बाप रूल लगा के, मतलब पावरफुल वाला रूल लगा के 1 2 3 4 मत कर देना। वॉल्केनिक एक्शन से डेफिनेटली कार्बन साइकिल में कार्बन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है उससे भी होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है उससे नहीं होता। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ता है प्लांट और कार्बन जो है उसको इनहेल करता है, राइट। तो इसलिए इसका जो थर्ड है वो एलिमिनेट होगा, जैसे ही थर्ड एलिमिनेट होगा 1 और ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा डी और सी, तो बी और सी बचेगा, तो 1 to 4 इसका हो जाएगा आंसर। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी कार्बन जो है कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर ध्यान से नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में बैठ के। 20th क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ यू, मतलब यहाँ पे कुछ टर्म दिया, कुछ लिखा हुआ है, इफ़ यू, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड you are likely to see some birds stalking along the cattle to seize the insect disturbed by their movement through grasses, which of the following is our such bird। तो ये एक बर्ड के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में कुछ लाइन बता के। ऑप्शन क्या क्या है उसको देखते हैं। जो ऑप्शन पहला है पेंटेड स्टॉक, दूसरा कॉमन मैना, तीसरा जो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो ये एक बर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो जो 2 ऑप्शन वाले हैं वो तो हो ही नहीं सकते। मैं वापस क्वेश्चन पढ़ूंगा तो 2 ओनली या 3 ओनली होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये तो समझ जाओ तुम लोग। तो 2 ओनली मारना था, इसका आंसर 2 था। पहले देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से बर्ड हैं। ये पेंटेड स्टॉक है, ये कॉमन मैना ये है, और ये ब्लैक नेकेड क्रेन है। इसका गला काला है ना, तो इसलिए ब्लैक नेकेड क्रेन, और ये तीनों ये देख लेना अच्छे से बाद में। तो जो
क्वेश्चन है वो बोल रहा है अगर तुम कंट्री साइड से वॉक करोगे, तुम देखोगे कुछ बर्ड्स को जो स्टॉक कर रहे हैं कैटल के साइड बाय साइड चलते चलते उसको देख रहे हैं, सो दैट उनको जो जो इंसेक्ट वहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं उसके मूवमेंट को वो खा सकें, मतलब इंसेक्ट्स डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, तो उसको वो स्टॉक करते हैं। ठीक है, वही मतलब देखते हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कॉमन मैना का काम है, और ये तो क्योंकि ये तो क्या है, फ़िश विश को खाता है, इसका चोंच देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये फ़िश वगैरह को खाता है, और ये बहुत रेयर है। तो जो कॉमन मैना है वही इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो 2 और 3 और 1 और 2 है इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और 2 या 3 में से एक में से मार के आ सकते हो। तुक्का ही मारोगे, अगेन इंस्टिंक्ट है वो, कोई सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मेडिवल इंडिया से आया था, मेडिवल हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री में एक रूल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या फिर इकोनॉमिक रिलेटेड जो टर्म है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का। तो पहले जब अगर रीड भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तब भी ये ध्यान रखना कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और इकोनॉमिक रिलेटेड जो होते हैं उसको, उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको पढ़ने का। क्वेश्चन में बोल रहा मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महत्तर एंड पतकिला वेयर यूज्ड फॉर। जो मेडिवल इंडिया है उसमें कुछ टर्म है महत्तर एंड पट्टकिला। तो जो पट्टकिला, किला से क्या समझ में आ रहा है, एक टाइप का कुछ किला बना होगा, वही ना, यही किला समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुम इसको हटा सकते हो कि स्पेशलाइज्ड इन द वैदिक रिचुअल्स। तो भाई ये तो, और वैदिक रिचुअल्स जो हो रहे हैं वो तो सबसे पहली बात यहाँ पे मेडिवल इंडिया की बात किया। फिर जो ये वैदिक रिचुअल्स है वो तो भाई एंशियंट हिस्ट्री में होता था ना जी, मेडिवल में टाइम में तो होता ही नहीं था, तो इसको उड़ा देना सीधा। तो फिर चौथा ऑप्शन है चीफ ऑफ द क्राफ्ट गिल्ड्स। अगेन ये क्राफ्ट गिल्ड मैंने पढ़ा जरूर है, लेकिन क्राफ्ट गिल्ड में ऐसा कुछ नाम मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, महत्तर और पटकिला, तो मैं इसको भी उड़ा देता। ठीक है, अब जो दो ऑप्शन बचे थे मिलिट्री ऑफिसर और विलेज हेडमैन, तो इसमें से जो ज़्यादा तुमको हैवी लग रहा है, तो मेरे को तो विलेज हेडमैन लग रहा था, तो मैं तो बी में जाता। लेकिन अब ए भी हो सकता है, वो कहीं पे तुम्हारा सही होगा, कुछ तुक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इन्वायरमेंट से है। लाइकेंस विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन द बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। तो लाइकेंस किस चीज़ के सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो बताना है। इसका आंसर है एल्गा एंड फंगी। इसमें कोई रूल नहीं है इसको याद रखने का, और इसमें कोई डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं यहाँ पे ब्लू लाइन से किया है ना, वो सब एक्चुअली याद करने का ज़रूरत है, और डिटेल मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इफ़ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। तो अगर आप हिमालय से ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे कौन कौन से प्लांट आप देख सकते हो। तो ऑप्शन है ओक, रोडेंड्रॉन करके, सैंडलवुड करके है। तो जो ये सैंडलवुड है वो एक्चुअली डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, वो हिमालय के साइड में नहीं मिलता। तो थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट करने का, और 1 2 आ जाएगा इसका आंसर, अगर पता है थर्ड वाला तो। अगर सिर्फ ओक और रोडेंड्रॉन पता है, रोडेंड्रॉन तो पता होता है, ओक का हर किसी को नहीं पता होता। मेरे को पता था रोडेंड्रॉन, और ओक भी मेरे को पता तो था, लेकिन ठीक है, ये भी थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन था। आई वोंट से इट वाज इजी क्वेश्चन। ठीक है, 24th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉल्यूशंस रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। अरे भाई सब, कोई भी कुछ भी निकल सकता है, सारे कुछ भी निकल सकता है स्टील इंडस्ट्री से, कुछ भी। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ख़त्म करो, इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी पढ़ देता हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब निकलता है। 25th क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी क्वेश्चन होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है 2015 में। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। कौन सा ऐसा किंगडम्स है जो एसोसिएट करता है बुद्धा के लाइफ से। पहला अवंती है, दूसरा गंधार है, तीसरा कोशाला है, चौथा मगध है। एक्चुअली गंधार तो पाकिस्तान के पास था, और जो भगवान बुद्धा थे वो एक्चुअली सिर्फ बिहार के आसपास तो ही थे, उसके इधर उधर तो कहीं गए नहीं। और जो अवंती नदी है वो नर्मदा के पास है, जो नर्मदा है वो गुजरात के आसपास जाता है, तो उधर साइड पे भी नहीं गए हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है गलत हो गया, और इसका आंसर एक्चुअली कोशाला और मगध है। मगध बहुत पावरफुल किंगडम है, सबको पता है। अगर मैप याद रखोगे अच्छे से, इसके ऊपर मैप है, इसको पढ़ सकते हो। ये सब अब बेसिक बुक में दिया है, तो मैं इसलिए इसके ऊपर डिटेल ज़्यादा बताया नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि बेसिक बुक से तो पढ़ ही लोगे, तो इसके ऊपर सब लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इसको पढ़ना है। अब अगर इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो
सेम चीज़ 2015 में फिर रिपीट होगा। अब बाकी जो चीज़ है वो अपन बाद में और देखेंगे, मतलब जो 26 से जो क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि हाफ़ एन आवर का रोज़ बनाते जाऊँ। तुम लोग भी हाफ़ एन आवर रोज़ अगर अटेंड करोगे क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है अच्छे से, तो वो धीरे धीरे रेडी होते जाएगा। और अभी से इसलिए स्टार्ट किया है मैंने इस वीडियो को बनाना जुलाई से, क्योंकि दिसंबर तक अगर एक बार तुम पढ़ लोगे ना इसको, तो उसके बाद फिर इसको तुम खुद से ईज़िली जल्दी पढ़ पाओगे। इसलिए तो इतना ही था वीडियो पे, और जो 26 वाला टॉपिक है उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।